प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर हाजिर हैं और हम लोग नागरिक शास्त्र अध्याय 2 संघवाद का अध्ययन कर रहे हैं। अब संघवाद में एक वीडियो पीछे हो चुका है। अब दूसरे में जो बात करने वाले हैं वह है भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था इसका हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है। तो हमारा देश जो है एक विशाल जनसंख्या और एक बड़े भूभाग वाला क्षेत्रफल वाला राज्य है, जहां पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषाई समूह के लोग, अनेक संस्कृति के लोग और अलग अलग तरीके की भाषाई, अलग अलग तरीके की विविधताएं यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमारे पास बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां थी कि हम भारत में एक ऐसी नीति को अपना लें जिससे भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, मजबूत रहे। तो इसलिए हमने भारत में संघीय व्यवस्था की नीति को अपनाने पर बल दिया और हमारे संविधान ने इसे मंजूरी मिली और संविधान में इस व्यवस्था को शामिल किया गया। अब भारत की इस संघीय व्यवस्था में जो स्तर है, एक केंद्र सरकार की है, एक केंद्र सरकार की है, दूसरा जो है राज्य सरकार की है। अब इन दोनों के बीच जो सत्ता का विभाजन हुआ है, इस सत्ता के विभाजन से ही संघात्मक शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है हमें दिखाई देने लगता है। अब एक तरफ है हमारे भारत की सरकार आम चुनाव के माध्यम से आती है, जो भारत के सभी लोगों पर अपना शासन करती है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि भारत फिलहाल अभी वर्तमान की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत अनेक 28 राज्यों में बटा हुआ है। तो इन राज्यों की भी अपनी एक अलग सरकार है और यह भी आम चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। तो दो तरफ सरकारें चल रही हैं। अब इन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों का बंटवारा करने के लिए हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है, हमारे संविधान में प्रावधान है, इन्हीं के अधिकार क्षेत्र का बंटवारा किया गया है। तो हमारी संविधान की 7वीं अनुसूची, अब इस अनुसूची में ही इन दोनों के विधायी जो अधिकार हैं उसका बंटवारा कर दिया गया है। अब इस 7वीं अनुसूची में क्या क्या चीजें शामिल है, तो इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। इस संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं, ठीक है, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। अब इन 3 सूचियों के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के अधीन कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं और राज्य सरकार के अधीन कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो ये संघ सूची है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संघ सूची पर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी संघ सरकार के पास है, ठीक है। राज्य सूची के इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, ठीक है। अब तीसरा जो बचा समवर्ती सूची, ये एक ऐसी सूची है, एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है, यानी दोनों सरकारें
समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। लेकिन यदि जब एक ही विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाए और राज्य सरकार भी कानून बनाए, अब दोनों एक ही विषय पर यदि कानून बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो सकती है। अब विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के पास से अधिक शक्ति है। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति है, तो केंद्र सरकार ही विवाद की स्थिति में समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है ना। जो मुख्य इन विषयों में शामिल हैं, तो संघ सूची में देख ले कौन कौन से विषय शामिल है। मुख्यतया रक्षा, ठीक है, डिफेंस, वैदेशिक मामले, विदेश नीति, बैंकिंग सेवा, संचार, कम्युनिकेशन, मुद्रा, ये सारे जो है ये संघ सूची के विषय हैं। ठीक है ना। अब राज्य सूची के विषय की बात कर लें। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पुलिस, ये जो है ये राज्य सूची के विषय हैं। अब समवर्ती सूची की बात कर लें तो वन, शिक्षा, विवाह, गोद लेने की प्रथा, ये सारी जो विषय है ये समवर्ती सूची के अधीन शामिल है। यानी कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पुलिस ये राज्य सूची के विषय हैं। रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, संचार, मुद्रा ये संघ सूची या केंद्र सूची के विषय हैं। वन, शिक्षा, विवाह, गोद लेने की प्रथा ये समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इस तरीके से हमारी भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है ताकि कोई विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। यदि विवाद की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है केंद्र और राज्यों के बीच में, तो हमारे देश में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका मौजूद है जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि वो डायरेक्ट केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करती है। और हमारे देश में लिखित संविधान है जिसके माध्यम से ये सारी शक्तियां विभाजित कर दी गई है। ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हम केवल भारत के ही नागरिक हैं। अब हमारा जो देश है यहाँ हमने संघात्मक शासन की व्यवस्था को देख लिया, लेकिन हमारे देश में सामान्य परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन जब संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में राज्य की विधानसभा और राज्य की सरकारें भंग कर दी जाती है और केंद्र सरकार की शासन लागू कर दी जाती है। तो वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी बातें आती हैं। अब हमारे इस संघीय व्यवस्था में जो राज्यों के अधिकार दिए गए हैं वो समान नहीं है। यदि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर आर्टिकल 370 के अधीन उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। हालांकि अभी उसमें संशोधन हुआ है। अब जम्मू कश्मीर अलग अलग 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश से बना लिया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड की बात करें तो ये लोग भी विशेषाधिकार रखते हैं। बिहार इसकी मांग में है, बिहार भी चाहता है कि विशेषाधिकार हो। आंध्र प्रदेश इसकी मांग करता है कि हमारे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पर राज्यों को समान अधिकार नहीं है, उनकी स्थिति के अनुसार उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ये भारत की संघीय व्यवस्था दिखाई देती है। अब इस संघीय व्यवस्था ने भारत की एकता को मजबूत किया है, क्योंकि इस संघीय व्यवस्था में हर सामाजिक समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली
अब तीसरी नंबर इसी में हम देखते हैं कि भारत में एक स्थानीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित है, जो पंचायतों में और नगरों में पाई जाती है। उसको हम आगे सत्ता का विकेंद्रीकरण जब टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, तो उसमें हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो राज्य सरकार के नीचे भी स्थानीय और नगरीय शासन पाई जाती है। अब यहाँ पर भी सत्ता का जो एक स्तर है वो यहाँ पर एक और स्तर के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ पर सत्ता में विकेंद्रीकरण दिखाई देती है। तो ये भारत की एक संघीय व्यवस्था जिसके बारे में हमने बात कर ली, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कर ली। लेकिन अब ये तो सूचियां जो हैं, ठीक है ना, ये तो जब संविधान निर्मित हुआ तब की है, लेकिन बाद में कुछ नई नई चीजें जब प्रचलित होती है तो उनको किस सूची में शामिल किया जाए, संघ में, राज्य में, समवर्ती में, ये बड़ा विषय है। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये नवीन विषय है। संविधान जब निर्मित हुआ तो ये विषय नहीं था, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय है तो इसे केंद्रीय सूची में, संघ सूची में शामिल किया जा सकता है। तो आप लोगों ने भारत में संघीय व्यवस्था का जिक्र देख लिया, इसका अध्ययन देख लिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो अगला वीडियो होगा हमारा भाषाई समूह, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसको देखेंगे। फिर भाषा नीति देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।